आज से 2 हफ्ते पहले एक आदमी नितिन गडकरी के ऑफिस में फ़ोन करके उनको धमकी देता है कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आपको दिन दिहाड़े गोली मार दूंगा। जब ये फ़ोन कॉल को ट्रेस करवा के नागपुर पुलिस ने आइडेंटिफाई किया कि इसके पीछे का कॉलर कौन है, तो पता चला कि कॉलर एक आदमी था जिसका नाम है अफसर पाशा। ये लश्कर ए तैयबा का और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का वो एसेट है इंडिया में रह के, जो आज की डेट में पहले ES ईश्वरप्पा को, जो कि कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री थे, उनको भी एक बार धमकी दे चुका है मारने की। इस बंदे का गेम प्लान क्या है, आज के इस वीडियो में हम ISI का वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने पूरा नया नैरेटिव क्या बिछाने की कोशिश की है और क्यों आज की डेट में ISI जो है भारत के पॉलिटिशियंस को टारगेट कर रही है। दोस्तों, 1985 में जब सोवियत का जिहाद चल रहा था तो उस समय पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता था। इसके लिए ज़फ़र इकबाल और हाफिज़ सईद ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था जमात उद दावा। इसका ऑब्जेक्टिव था कि वो अहले हदीस ट्रेडिशन को एक रेडिकल तरीके से प्रोपोगेट करेगा और भारत को तोड़ने में उसकी सहायता लेगा। 1986 में ज़कीउर रहमान रकवी जो है, 86 में जब वो जुड़ा जमात उद दावा से, तो उस समय इस संगठन का नाम बदल के रख दिया गया मरकाज़ उद दावा वल इरशाद। जब मरकाज़ उद दावा वल इरशाद बनी 1986 में, तो इसने एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया और ये बताया कि भारत को किस प्रकार से तोड़ा जाएगा। दोस्तों, 1990 में मरकाज़ उद दावा वल इरशाद, जो कि 1986 में बना था, इसी का एक ऑफशूट बना लश्कर ए तैयबा। 1990 के पूरे दशक में लश्कर ए तैयबा ने कश्मीर के अंदर बहुत सारी आतंकवादी हरकतें करी। उसने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मारा, उसने भारत की आर्मी के साथ एक लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई उसने केवल और केवल 9/11 तक ही बहुत अच्छे तरीके से लड़ी। दोस्तों, जब 9/11 हुआ तो अमेरिका के ऊपर एक खुद को भी प्रेशर था कि उनको इन टाइप के आतंकवादी संगठनों को रोकना था। और जब 9/11 हुआ तो भारत ने भी जाके उस समय अमेरिका को ये बात बोली कि हम आपको पिछले 25 साल से बोल रहे थे कि एक ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के क्रिएटेड टेररिस्ट ग्रुप और तंजीम जो हैं, इनको रोकने की आवश्यकता है। इन टेररिस्ट ग्रुप्स को इवेंचुअली फिर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल के रोकने की कोशिश की गई। दोस्तों, 9/11 के बाद 2001 में अमेरिका ने पाकिस्तान को सीधी सीधी धमकी देके ये बोला कि आप लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों को बंद कीजिए। लेकिन लश्कर ए तैयबा इतनी ज़्यादा बड़ी संगठन हो चुकी थी कि पाकिस्तान के पास अब स्कोप नहीं था उसको बंद करने का। लेकिन पाकिस्तान ने 2 हरकतें ज़रूर करी। उसने सबसे पहले पूरे के पूरे लश्कर ए तैयबा के एसेट्स को उठाकर, जिसमें हाफिज़ सईद उसका जो अमीर है, उसको भी उठाकर कराची भेज दिया। कराची में हाफिज़ सईद जो है जाके दाऊद इब्राहिम से मिला और 2002 से लेकर 2004 तक ISI के अधिकारियों के बीच में, हाफिज़ सईद के बीच में और दाऊद इब्राहिम के बीच में एक चर्चा चली कि अगर कश्मीर में नहीं तो भारत में क्या। इस दौरान 2005 में ISI के अधिकारियों के देखरेख में एक प्रोजेक्ट बनाया गया कराची की सिटी में जिसका नाम है कराची प्रोजेक्ट। मैं आपको प्रीवियस कई वीडियोज़ में कराची प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। दोस्तों, कराची प्रोजेक्ट एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसमें क्रिमिनल्स और टेररिस्ट का नेक्सस बनाकर भारत को तोड़ने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इस ब्लूप्रिंट में जो कराची प्रोजेक्ट में आया, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय ये लिया गया कि हम भारत में भारत की ही संगठनों को और भारत के लोगों को ही प्रयोग करेंगे, भारत के उन डिसइंटेंटेड मुसलमानों का प्रयोग करेंगे कि जिसकी वजह से हम भारत में इन्हीं के ऊपर आतंकवादी संगठनों के थ्रू आतंकवादी हरकतें करवा पाएँ। अब दोस्तों, इस गेम प्लान में जो कराची प्रोजेक्ट बना, उसमें दाऊद इब्राहिम ने एक सजेशन ये दिया कि क्यों ना स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिम्मी, जो कि 1977 में भारत में बनी थी मुसलमानों का विकास करने के लिए, बट 1980s और 90s में वो एक रेडिकल संस्था बन गई। दोस्तों, सिम्मी का प्रयोग किया जाए, इसका सुझाव दिया दाऊद इब्राहिम ने ISI के अधिकारियों को, क्योंकि सिम्मी को 2001 में वाजपेयी की सरकार ने बैन कर दिया था। जब 9/11 होने के बाद सिम्मी के लोगों ने 9/11 के बारे में ऐसी टिप्पणियां की थी कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को प्रेज़ किया भारत में रहते हुए। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से पूरे विश्व को तोड़ने वाली शक्तियों को भारत किसी तरीके से टॉलरेट नहीं करेगा। तो दाऊद इब्राहिम का सुझाव ये था कि क्यों ना सिम्मी का प्रयोग किया जाए। सिम्मी 1977 में बनी थी और सिम्मी जो है, क्योंकि 2001 में बैन हो चुकी थी, उसके मेंबर्स बहुत ही रेडिकलाइज थे और वो सारे इंडियंस थे। तो कराची प्रोजेक्ट में डिसीजन लिया गया कि क्यों ना हम सिम्मी के उन सारे रेडिकलाइज्ड कार्डर्स को जो बैंड पड़े हैं एक नया संगठन का रूप दें। इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, 2005 में बने कराची प्रोजेक्ट ने 2006 में एक संगठन बनाया जिसका नाम था PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में सारे के सारे पुराने एक्स सिम्मी के कैडर्स को लाया गया, उनको एक बैंड संस्था से निकाल के एक नए संगठन में डाला गया। उनको बोला गया कि अब आप भारत के मुसलमानों को रेडिकलाइज कीजिए और उनको आतंकवादी हरकतों को कराने के लिए ट्रेन कीजिए। और सिम्मी ने ये कार्य जब PFI में आके शुरू किया तो 2007 में उस समय ISI की देखरेख के थ्रू यासिन भटकल की लीडरशिप में इंडियन मुजाहिदीन नाम का ग्रुप बना। दोस्तों, 2007 से जब से इंडियन मुजाहिदीन बना, 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये हुई कि भाई
इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआई, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, नाउ इन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इन सारों ने मिलके एक पॉइंट ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी पॉलिटिकल लीडरशिप की सपोर्ट से इंडिया के, कि किस तरीके से एक हिंदू टेररिज्म का नैरेटिव चलाया जाए। वो हिंदू टेररिज्म का जो नैरेटिव चला दोस्तों, उसके बारे में मैं आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर एक बहुत ही गहरी चर्चा करूंगा, क्योंकि हिंदू कौम को बदनाम करने का और सनातन धर्म के साथ टेररिज्म शब्द जोड़ने का ये जो कार्य किया गया, जो 26/11 में इवेंचुअली जाके मटीरियलाइज हुआ, इसके बारे में इस देश को जानने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसके बारे में चर्चा की जाएगी। दूसरा कार्य इन्होंने ये किया कि दोस्तों, इंडियन मुजाहिदीन ने भारत के विभिन्न प्रकार के इलाकों में जा जाकर छोटे छोटे ब्लास्ट किए, वो चाहे बनारस हो, चाहे वो संकट मोचन मंदिर हो, चाहे वो जर्मन बेकरी ब्लास्ट हो। 2012-13 तक एक तरीके से पूरी की पूरी इंडियन मुजाहिदीन को न्यूट्रलाइज किया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की मदद लेके, और एनआईए जो 26/11 के बाद बेसिकली 2008 में बनी थी उसके साथ मिलके। लेकिन जब हम लोगों ने एक तरीके से पूरी पीएफआई देखी कि ये अभी भी आईएम को सपोर्ट कर रही है और आईएम को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो 2014-15 से भारत की सरकार ने सोचा कि भाई अगर इंडियन मुजाहिदीन नलीफाई हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक सिम्मी के लोग भरे हुए हैं जिसमें आईएसआई का सपोर्ट है, इन लोगों को भी न्यूट्रलाइज किया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में 2015-16 से एनआईए जो है पूरे अग्रेसिव तरीके से पीएफआई के पीछे पड़ी, उसके पूरे आर्किटेक्चर को समझा, और समझने के बाद 2022 में जैसा कि आप जानते हैं कि पीएफआई को भारत की सरकार ने इवेंचुअली बैन किया। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में भी पीएफआई के बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। दोस्तों, चाहे पीएफआई ऑफिशियली बैन हो चुकी हो, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन है जो आज की डेट में भी अपने मेंबर्स को, जो उसके साथ इनडायरेक्टली भी जुड़े हैं, उनको एक्टिव रख रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए कि पाकिस्तान भारत में आज की डेट में एक्टिव मेजर्स अपना रहा है। और ये जो अभी रिसेंट डेथ थ्रेट दिया गया ईएस ईश्वरप्पा को, या साथ में ये जो धमकी दी गई नितिन गडकरी को, ये सारी चीज़ों को आपको एक ब्रॉडर पैटर्न में देखना है इन एक्टिव मेजर्स के, क्योंकि ये एक्टिव मेजर्स का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान की ओर से जो है वो ये है कि वो भारत को डीमोरलाइज करना चाह रहा है। वो भारत को डीमोरलाइज इस तरीके से करना चाह रहा है कि वो दिखाना चाह रहा है कि जितनी मर्जी आपकी संगठनें स्ट्रांग हों, जितने मर्जी आपकी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ अच्छी हों, उसके बावजूद भी मेरे में ये ऑडेसिटी है कि मैं आपके पॉलिटिशियंस को खड़े होकर ओपन तरीके से धमका सकता हूं। तो चीज़ को समझिए दोस्तों, ये जो आईएसआई का नया गेम प्लान है, आज की डेट में आने वाले समय में जब तक 2024 का चुनाव नहीं होता, ये डीमोरलाइजेशन एक्टिव मेजर्स का कैंपेन जारी रहेगा। आने वाले समय में हम इस प्रकार की अनफॉर्चुनेट चीज़ें और देखेंगे, लेकिन भारत को आज की डेट में जितनी ज़्यादा सतर्कता दिखानी है वो दिखा रहा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन जैसे कॉलर्स को ट्रेस करके, इन जैसे लोगों के जो भी स्लीपर सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रही है। और ये जो अभी अफसर पाशा का ये जो स्लीपर सेल पूरा बर्स्ट किया गया नागपुर पुलिस की कोऑपरेशन से और इंटेलिजेंस ब्यूरो की कोऑपरेशन से, इससे मालूम चला कि कर्नाटका में बेलगावी में आज भी अफसर पाशा के लोग वहाँ से बैठ के इस रैकेट को चला रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में ये चीज़ें जारी रहेंगी, लेकिन इनके बारे में आपको ये जरूर याद रखना है कि ये एक्टिव मेजर्स आज की डेट में आईएसआई की तरफ से इलेक्शन से पहले भारत को डीमोरलाइज करने के लिए बने हैं। इनके बारे में जैसे जैसे इंसिडेंट्स और बढ़ेंगे मैं आपको टिप्पणियां देते रहूँगा, लेकिन इन एक्टिव मेजर्स को डीमोरलाइजेशन के नज़रिए से जोड़कर देखने की आवश्यकता है। लेकिन भारत अब उस परिस्थिति में नहीं है कि वो डीमोरलाइज हो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इन जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी पे। अभी 2022 में 1 आउट ऑफ 3 सिलेक्शन अनअकैडमी से हुए हैं, तो पीएवी आईएएस कोड प्रयोग करके आप आज की डेट में अनलॉक 50% का ऑफर दोस्तों ये ले सकते हैं। ये 15 जुलाई को ऑफर एंड हो रहा है। मेरा कोड पीएवी आईएएस है। इसको प्रयोग करके आप इंडिया की टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस भी मिलता है, जिसमें आपको प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, प्राइस हाइक आने वाला है, तो पीएवी आईएएस कोड यूज़ करके तुरंत ही हमारा आरंभ बैच जो 2024 के लिए इंग्लिश मीडियम बैच है और हिंदी मीडियम बैच है, इन दोनों बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में ये दोस्तों लाइव ऑप्शनल्स हैं हमारे, जो आज की डेट में आपको पूरे प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। पीएवी आईएएस कोड से यू कैन ज्वाइन दीज ऑप्शनल्स। किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो दोस्तों, तो हमारी दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए। टीम विल हेल्प यू आउट। दोस्तों, भूलिएगा मत कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर कॉम्बैट टेस्ट 23 जुलाई को 11 बजे आ रहा है।
इसमें 50 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने हैं। PAVIS कोड प्रयोग करके इसके लिए इनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे और आपको एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। साथ ही में अगर आप दिल्ली आके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम PAVIS कोड से आपको 17 जुलाई और 24 जुलाई के बैचेज में 20% का डिस्काउंट भी दिलवाएगा। थैंक यू।